बिजली का भी अपना सामान लिए तेज बारिश में अपनी माँ वाले जंगल में चली जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, वो फिर से नाराज होकर अपने मायके चली गई है। आप प्लीज मेरे साथ चले। बादल भैया, आपका तो हर रोज का यही काम है। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त कर सकता है? आए दिन तुम किसी न किसी बात का फसाद बना लेते हो। तुम्हें अपने अलावा अपने बच्चे की चिंता करनी चाहिए, जो अभी बहुत छोटा है। मुझे बस गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने 2 डंडे लगा दिए। इसी बात से नाराज होकर वो अपने मायके चली गई। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर में ही है। इसी बात की तो ज्यादा चिंता है। तुम प्लीज मेरे साथ चलो। ठीक है बादल भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, लेकिन ये आखिरी बार है। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं क्या, कोई भी जंगल का पक्षी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तभी मानो चिड़िया और बादल कौवा भी बारिश में गोरी कभी के पीछे पीछे उसके मायके चले जाते हैं। बिजली बहन, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने छोटे बच्चे को छोड़कर चली आई? चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है कि सारा दिन मैं काम करती हूँ और ये निकम्मा बादल कोई भी काम नहीं करता। जब शाम को भोजन खाने का समय आता है तो लड़ाई करना शुरू कर देता है। मैं तो अपने बच्चे को भी साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन इसने नहीं आने दिया। देखो बिजली बहन, अब आपको बर्दाश्त से काम लेना होगा। अपने लिए ना सही तो अपने बच्चे के लिए। देखना, एक दिन ये बादल सुधर जाएगा। चिड़िया, पहले ये कौन सा सुधरा है जो अब सुधर जाएगा? माँ जी, मुझे तो बस उस छोटे बच्चे की फिक्र हो रही थी, इसलिए चली आई इसके साथ, वरना मैं तो कभी ना आती। माँ, मैं चाहती हूँ, मुझे भी जुगनू बहुत याद आ रहा है। फिर बिजली का भी चिड़िया की बात मानकर वहाँ से वापस चली आती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं बहुत रोया आपके बिना, लेकिन पापा मुझे डांट रहे थे आपका नाम लेने पर। चुप कर जा मेरा बेटा, मैं आ गई हूँ तेरे पास। बादल, अपने इस बच्चे की खातिर ही ऐसा ना किया करो। बात तो तुम ही बढ़ाती हो। लेकिन मारने तक तो तुम ही जाते हो। एक मैं ही हूँ जो तुम्हारी मार बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होती तो कभी लौट कर ना आती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बादल कौवा घूमता हुआ वापस अपने घर आता है। मोटी भैंस, बैठी हुई हो, अपना पेट तो भर लिया होगा। क्या मेरे लिए कुछ रखा है? तुम सुबह से गए हुए थे फिरने, हमारा पेट क्या भरना? तुम अपना दाना भी ढूंढ कर नहीं खा सकते? मेरे पास 2 ही दाने थे, जो मैंने एक जुगनू को खिला दिया और एक खुद खा लिया। इसी बात पर बादल कौवे को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो डंडा उठाकर फिर से बिजली कौवे को मारने लगता है। बिजली कौवी रोती हुई चिड़िया के पास चली जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, आप क्यों रो रही हैं? चिड़िया बहन, आज फिर उस कौवे ने मुझे मारा। अब मैं वापिस अकेली वहाँ नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो और सभी पक्षियों को भी लेकर चलो और मेरा जुगनू मुझे लेकर दो। मैं अब उस जालिम कौवे के साथ नहीं रह सकती। देख लो बिजली बहन, क्या आप अकेले अपने बच्चे को पाल पाओगी? चिड़िया, पहले भी तो मैं अपने बच्चे को अकेले ही पाल रही हूँ और मार भी खा रही हूँ। मैं अपने बच्चे की खातिर हर दुख सह लूंगी, लेकिन अब उस कौवे के साथ नहीं रहूंगी। ठीक है बिजली बहन, आप चलो, मैं तोते और कबूतर को लेकर आती हूँ। फिर मानो चिड़िया सबको लेकर कौवे के घर जाती है। बादल कौवे, कुछ शर्म करो। एक तो तुम काम नहीं करते और हर समय अपनी पत्नी को मारते हो। मैं जवान हूँ और सब काम कर सकता हूँ, लेकिन इस मनहूस को देखकर मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं इसकी वजह से कुछ भी घर नहीं लाता। हम सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया है कि जुगनू अब अपनी माँ के साथ ही रहेगा। हाँ, ले जाइए मनहूस, मैं भी नहीं रखना चाहता ये बच्चा। मुझे नहीं चाहिए ये संतान। ले जा और दफा हो जा मेरे घर से। अब मैं तुम्हें मनाने कभी नहीं आऊँगा। मैं जा रही हूँ, तुम्हें अभी अपने परिवार की जरूरत नहीं है ना? तो देख लेना, एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगे। जब तुम्हारे पंखों में ताकत नहीं होगी तो तुम्हें अपनी संतान की याद आएगी। दोस्तों, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ करना। मैं अब कभी दोबारा इस जंगल में लौट कर नहीं आऊंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा धन्यवाद, जो तुमने हर मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। फिर बिजली कौवी अपने बेटे जुगनू को लेकर अपने मायके की ओर चली जाती है। क्या हुआ? तुम सब यहाँ क्यों जमा हो? बिजली, तुम्हारी माँ मर गई है।
کیا میری ماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ اب میں کس کے سہارے اپنی زندگی گزاروں گی؟ مما آپ چنتا نہ کریں، میں بڑے ہو کے آپ کے سارے دکھ مٹا دوں گا۔ جیتا رہے میرا بیٹا، اب تو ہی تو میرا سہارا ہے۔ پھر بجلی کا بھی اپنی ماں کے گھر میں ہی اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے۔ ایسے ہی کچھ سمے بیت جاتا ہے اور پھر جگنو کا بھی اڑنا سیکھ لیتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے بھی زیادہ تیز اڑتا تھا اور وہ اب بڑا ہو چکا تھا۔ مما آپ نہ رویا کریں، اب آپ کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ہاں بیٹے، اب میرے سارے دکھ مٹ گئے، میرا گزرا ہوا سمے مجھے بھول گیا ہے۔ اب میرے سامنے تم ہو اور تمہاری خوشیاں ہیں۔ جگنو کبا ہر روز اپنی ماں کے لیے طرح طرح کے پھل ڈھونڈ کر لاتا اور اپنی ماں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ادھر بادل کبا بھی اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ جب سو کر اٹھتا ہے تو اس کا پنکھ نہیں ہلتا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرا یہ پنکھ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ اپنے گھونسلے سے اٹھنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ اٹھ نہیں پاتا۔ کبوتر گھر کے باہر سے گزر رہا تھا تو بادل کبا اسے آواز لگاتا ہے۔ کبوتر، چڑیا سے کہنا کہ ایک بار میری بات سن کر جائے، مجھ سے اڑا نہیں جاتا، نہیں تو میں خود چلا جاتا۔ یہ کہہ کبے میں وہیں جا رہا ہوں، میں بتا دوں گا چڑیا کو۔ اب تم اکیلے ہی سڑتے رہو اس گھونسلے میں، اگر جوانی میں اپنے پریوار کی رکشا کی ہوتی تو آج تمہارے پاس رونقیں ہوتی۔ دیکھنا جب میں اپنے گھر جاؤں گا تو میرے بچے میرے لیے طرح طرح کے پھل لے کر آئیں گے۔ سبھی پکشی اپنے اپنے گھروں میں مزے کی زندگی گزار رہے ہیں، ایک تم ہی ہو کبے جو اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہو۔ پھر کبوتر کبے کو ایسی باتیں سنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تم سچے ہو کبوتر، کچھ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جن کی سزا ساری زندگی بھگتنا پڑتی ہے۔ چڑیا بہن، میں ندی سے پانی پی کر آ رہا تھا، راستے میں مجھے کبے نے آواز دی، وہ بہت بیمار ہے اور تمہیں بلا رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کبوتر بھیا۔ پھر چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ کبے کے گھر جاتی ہے۔ چڑیا بہن، مجھ پر دیا کرو، میرا پنکھ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ تم میری پتنی اور بیٹے کو سندیش بھیجو، شاید وہ مجھے معاف کر دے۔ میں سندیش تو ضرور دے دوں گی، لیکن تمہیں وہ سمے یاد ہے جب تم کہتے تھے کہ تمہیں اس پریوار کی کوئی ضرورت نہیں، تم جوان ہو؟ اب کہاں گئی وہ جوانی؟ دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے، اس میں میری جان ہے، ہم دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تمہاری اب یہی سزا ہے جو تم بھگت رہے ہو، لیکن پھر بھی میں تمہارا سندیش دے دوں گی۔ پھر چڑیا بجلی کبی کے پاس جاتی ہے۔ چڑیا بہن، کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں بجلی بہن، آپ کا بیٹا جگنو کہاں ہے؟ وہ دانا لینے گیا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا۔ میرا جگنو اب جوان ہو گیا ہے، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے، زندگی کے سارے دکھ بھول گئی ہوں۔ چڑیا، تمہیں تو پتا ہے کہ کتنا مشکل سمے گزارا ہے میں نے۔ ہاں بجلی بہن، سمے بہت تیزی سے گزر گیا، دیکھو ہم بوڑھے ہو گئے اور ہمارے بچے جوان۔ تبھی جگنو بھی دانا لے کر آ جاتا ہے۔ بجلی بہن، میں آپ کو بادل کا سندیش دینے آئی تھی، آج اس نے مجھے بلایا تھا، اس کا پنکھ کام نہیں کر رہا تھا، وہ اجڑے ہوئے گھونسلے میں بیٹھا تھا، کہہ رہا تھا کہ میری پتنی اور میرے بیٹے کو بتا آنا۔ چڑیا بہن، میرے لیے تو وہ اس دن ہی مر گیا تھا جس دن میں اپنے چھوٹے بچے کو لے کر وہاں سے آئی تھی۔ اب وہ پریوار ڈھونڈ رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، جو اس نے بویا ہے وہی کاٹے۔ اور پھر یہ بادل کبا اچھے سے جان لیتا ہے کہ پریوار کے بنا ہم کتنے بے بس ہیں۔ وہ ایسے ہی کچھ دنوں اپنے گھونسلے میں لیٹے لیٹے ہی مر جاتا ہے۔ جنگل میں کئی دنوں سے لگاتار بارشیں ہو رہی تھی۔ مما چڑیا کے پاس آگ جلانے کے لیے ایک بھی سوکھی لکڑی نہیں تھی۔ مما، آپ نے کہا تھا آج سموسے بنائیں گے، بتائیے نا کب بنائیں گے سموسے؟ مینا بیٹی، کئی دنوں سے تو لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں، گھر میں سوکھی لکڑیاں اب ختم ہو گئی ہیں، بارش تھوڑی کم ہوگی تو میں جنگل سے سوکھی لکڑیاں ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد جب بارش نہیں رکتی تو مانو چڑیا اپنی پڑوسن بجلی کبی کے پاس جاتی ہے۔ بجلی بہن، آپ کے پاس کوئی سوکھی لکڑی ہے؟ میں نے آگ جلانی ہے، میرے گھر میں تو جو سوکھی لکڑیاں تھی وہ سارے ہی ختم ہو گئی ہیں۔
ना ना मानो चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी लकड़ी क्या, एक भी गीली लकड़ी नहीं है। मैं भी कब से बादल को कह रही हूँ, मगर वो है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। बिजली, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। मैं तो कहती हूँ आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों इकट्ठी ही जाती हैं। नहीं नहीं चिड़िया, मैं अभी नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने अपनी मुन्नी को दलिया देना है। ये बारिश न जाने कब तक रुकेगी, मुझे जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जानी चाहिए। ऐसा सोचते हुए मानो चिड़िया तेज बारिश में वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी भी अपने घर से निकलती है, वो भी जंगल से सूखी लकड़ियाँ ढूंढने जाती है। थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बूढ़ी फाख्ता बैठी हुई थी, वो बिजली कभी को आवाज देती है। कभी कभी बेटी, जरा इधर आओ, ये सूखी लकड़ियाँ तो मेरे सर पर रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर तो बिजली कभी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बुढ़िया से ये लकड़ियाँ छीनकर भाग जाती हूँ, भला ये बुढ़िया मुझे कहाँ पकड़ सकेगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कभी बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश बहुत तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। काफी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, ये मैंने नहीं सोचा था। बिजली कभी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी फाख्ता के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर बिजली कभी पीछे मुड़ जाती है और वो सीधी अपने घर की ओर चली जाती है। ओ, वो सामने घर है मेरा बेटी, बस मेरे पीछे पीछे उड़ती रहो। जब बूढ़ी फाख्ता अपने घर के पास जाकर पीछे देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो तो कभी को ना देखकर रोने लगती है। वो कभी बहुत बुरी है, मुझे उल्लू बनाकर मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। थोड़ी देर बाद जंगल में बारिश भी रुक जाती है। मानो चिड़िया को बड़े पीपल के पेड़ के पास कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल जाती हैं। मानो चिड़िया उन लकड़ियों को इकट्ठा करती है और उन्हें उठाकर अपने घर की ओर चली जाती है। मानो चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर वहाँ आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया है, क्या बात है? बेटी, एक काली कभी मेरी सारी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने भोजन बनाना है, क्या तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ दे दोगी? माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप भला कैसे भोजन बनाएंगी? आप चलिए, मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और भोजन भी बना कर देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर में जाती है। मानो चिड़िया चूल्हे में आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भिगोए हुए हैं, तुम खिचड़ी ही बना दो। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के लिए खिचड़ी बनाने लगती है। बादल जी, जब उस बूढ़ी फाख्ता ने पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। हो, दुष्ट कवि, बुरी कवि, गंदी कवि, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बुढ़िया। अच्छा बिजली, अब मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने आग जला दी है, जल्दी से मुझे भोजन बना दो। बादल जी, घर में एक भी सब्जी नहीं है, मैं भोजन किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो बस आग ही जलेगी। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ। बेटी चिड़िया, ये कुछ खिचड़ी तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए यही बहुत है। नहीं नहीं माँ जी, आप ये रहने दे, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूंगी। बेटी चिड़िया, मेरा कोई नहीं है इस जंगल में, अगर तुमने मुझे माँ कहा है तो मेरी बेटी हो तुम हर रोज मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने और अपने बच्चों के लिए ले जाया करो, मेरे पास ढेर सारा अनाज है। फिर मानो चिड़िया एक बर्तन में खिचड़ी डालकर ले जाती है। खिचड़ी खिचड़ी, मामा ये खिचड़ी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अच्छा मीना बेटी, ये खिचड़ी बहुत गर्म है, जरा आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं आपकी चोंच न जल जाए। तभी मानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो चिड़िया दरवाजा खोलती है
चिड़िया बहन, तुम्हारे घर में कोई सब्जी है तो मुझे दे दो। हाँ बिजली बहन, मेरे पास गोभी पड़ी हुई है, आप वो ले जाओ, क्योंकि मैंने और मेरी बेटी ने तो खिचड़ी खा ली है। फिर मानो चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है और गोभी लाकर बिजली कवि को दे देती है। मानो बहन, ये तुमने खिचड़ी कहाँ से ली? बिजली बहन, रास्ते में मुझे बेचारी एक बूढ़ी फाख्ता मिली थी। उनकी लकड़ियाँ कोई कवि चुरा कर ले गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उन्हें सूखी लकड़ियाँ भी दी और भोजन भी बना कर दिया। तभी उन्होंने मुझे आधी खिचड़ी दे दी। अब तो मैं हर रोज उस बूढ़ी फाख्ता का भोजन बनाने जाया करूँगी। चिड़िया, क्या वो बूढ़ी फाख्ता तुम्हें हर रोज भोजन दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी फाख्ता मुझे हर रोज भोजन दिया करेगी। बिजली कवि गोभी लेकर वहाँ से चली जाती है। बादल जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी फाख्ता मुझे छोड़कर चिड़िया को भोजन दे। मैं ही भोजन लूंगी। मैं जाऊंगी बूढ़ी फाख्ता के पास और मैं ही लिया करूंगी भोजन। बिजली, तुम उस बुढ़िया से कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बनाती हो। अगले दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। मीना बेटी, आप चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ बूढ़ी फाख्ता का भोजन बनाने। वहीं से मैं आपके लिए भी भोजन ले आऊंगी। फिर मानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के घर जाती है और उसके घर जाकर गरम गरम आलू मटर वाले चावल बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही चावल बहुत हैं। बाकी के चावल तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं, आज मेरे घर पर भी कुछ खाने को नहीं था। मेरी बेटी बहुत भूखी थी। चिड़िया बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता चावल खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। अरे, ये तो वही कवि है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर भागी थी। माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत अच्छा भोजन बना लेती हूँ। मेरे पंखों का बना हुआ भोजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। बस आप आधा भोजन मुझे दे दिया करें और मुझसे भोजन बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे पंखों में स्वाद है, मगर उस दिन मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो तो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन आप तो बहुत आगे निकल गई थी। हाँ बेटी, मैं बूढ़ी फाख्ता तुमसे तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी फाख्ता बिजली कवि को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए देसी घी के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम ले जाना और आधे लड्डू मैं खा लूंगी। लड्डू का सुनकर तो बिजली कवि खुश हो जाती है और वो बूढ़ी फाख्ता के घर में चली जाती है। बूढ़ी फाख्ता अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और एक बड़ी लकड़ी उठा लेती है। मम्मा, माँ जी, मैं जलाती हूँ आग, आप आराम से बैठिए। काफी लगता है तुम्हारा मुझ जैसी बुढ़िया से कभी पाला नहीं पड़ा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि लकड़ियाँ चुराने की क्या सजा मिलती है। फिर बूढ़ी फाख्ता बड़ी लकड़ी से बिजली कवि को मारने लगती है। बचाओ, बचाओ, बादल, बादल जी, मुझे इस बुढ़िया से बचाओ। मुन्नी, क्या ये आवाज तुम्हारी माँ की है? हाँ बाबा, लग रहा है मम्मा किसी से पिट रही है। ऐसे बिजली कवि को अपने किए की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। सुबह सुबह चीकू तोता आईने के सामने ऐनक लगाए अपने पंख संवार रहा था। चीकू जी, क्या बात है? आजकल आप बहुत बन संवर कर जाते हैं दाना लेने। नहीं नहीं चिंकी, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ऐसा कहते हुए चीकू तोता घर से निकल जाता है। दूसरी ओर कबूतरी अपने घोंसले में अंडों पर बैठी थी। अरे बबली, तुम तो बैठी बैठी बहुत मोटी हो रही हो। थोड़ा बाहर भी घूम आया करो, ऐसे बैठी बैठी तुम हाथी जैसी मोटी हो जाओगी। अरे बंटी जी, क्या करूं, अंडों पर भी तो बैठना है। अगर मैं गई तो हमारे अंडे खराब हो जाएंगे।
वहीं कोमल चिड़िया भी अपने घोंसले की सफाई कर रही थी। दूर एक शाख पर बिजली कभी बैठी अपनी दूरबीन से सभी पक्षियों पर नजर रख रही थी। बादल जी, देख रहे हो इनकी खुशियाँ? वो देखो, मोटी चोंच वाला कैसे पर लहरा रहा है जैसे कोई शहजादा हो, और वो गंदी आंखों वाला कबूतर अपनी पत्नी का दीवाना है। अब मैं ऐसा धमाका करूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। बिजली, बस कर जाओ। पिछली बार भी तुमने कहा था कि उल्लू को रात को नजर नहीं आता। पता है ना, उसने दिन में मेरी कितनी पिटाई कर दी थी। अरे चुप रहो बुज़दिल, अब देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी उड़ती है और चिंकी तोती के पास जाती है, जो अकेली बैठी लाल मिर्च खा रही थी। हाय हाय चिंकी बहन, तुम यहाँ बैठी ये कड़वी मिर्चें खा रही हो, और वहाँ तुम्हारा पति किसी और के साथ मीठे मीठे बोल बोल रहा है। क्या क्या मतलब? चीकू तो कह रहा था कि वो दाना लेने जा रहा है। हाँ तोती, दाना लेने ही गया होगा, लेकिन किसी लाल तोती के साथ। मैंने खुद देखा है अपनी इन सुंदर आँखों से। वो तो उस लाल तोती को अमरूद तोड़ तोड़ कर दे रहा था और कह रहा था कि उस लाल तोती की चोंच बहुत सुंदर है। अच्छा, तो मैं भी कहूँ, आजकल चीकू जी सुबह सुबह क्यों तैयार होकर जाते हैं? मुझे यहाँ कड़वी मिर्चें खिलाकर खुद मीठे मीठे अमरूद खा रहे हैं। आज आने दो इसे घर। इसके सारे पंख ना नोच लिए तो मेरा नाम भी चिंकी नहीं। बिजली कभी मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। एक आग तो लग गई, अब चलती हूँ कबूतरी के पास। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कबूतरी के पास जाती है, जो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। कबूतरी बहन, मुबारक हो, तुम्हारे पति ने नया घर ढूंढ लिया है। क्या सच? कहाँ बिजली? अरे वो सामने घने पेड़ों के बीच में एक बहुत बड़ा घर है जहाँ सफेद कबूतरी रहती है। मैंने सुना है तुम्हारा पति कह रहा था कि उसकी पत्नी अब बहुत मोटी हो गई है और वो दिन भर सिर्फ गुडरगू करती है। उसे तो बस स्मार्ट, स्लिम और सुंदर कबूतरी चाहिए। क्या कबूतर जी ने ऐसा कहा? मैं मोटी हूँ? मैं भी तो अंडों के लिए बैठी रहती हूँ। आज जाने दो इसे, मैं इसे घोंसले में नहीं घुसने दूंगी। ऐसा कहते हुए बिजली कभी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, तुम बहुत भोली हो। तुम्हें नहीं पता कि चिड़िया, तोता और कबूतर मिलकर तुम्हें यहाँ से निकालना चाहते हैं। बुलबुल, अब मैं तुम्हें क्या क्या बताऊं? बिजली, क्या बात है, मुझे सब बताओ। देखो बुलबुल, मेरा नाम मत लेना। आज जब मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी तो चिड़िया, तोते और कबूतर से बातें कर रही थी। चिड़िया ने कहा है कि बुलबुल का घोंसला खाली करवाकर इसे दूसरे जंगल भेज देते हैं और फिर बुलबुल के घोंसले में उसकी बहन आकर रहेगी। देख बुलबुल, मैं तेरी सहेली हूँ, तेरा भला ही सोचा था, इसलिए तेरे पास चली आई। वो सब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं तो इन्हें अपना दोस्त समझती थी। ऐसे सभी पक्षियों में नफरत का बीज बोकर बिजली कभी खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। शाम के समय जब चीकू तोता घर लौटता है तो चिंकी तोती बहुत गुस्से में थी। देखो चिंकी, मैं तुम्हारे लिए ये मीठा अमरूद लाया हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका ये अमरूद, अपने पास रखो और जाओ जाकर ये अमरूद अपनी उस लाल तोती को दे दो, जैसे आज तुम प्यार भरी बातें कर रहे थे। ये तुम क्या कह रही हो चिंकी? कौन सी लाल तोती? मैं तो कबूतर के साथ दाना लेने गया हुआ था। इधर कबूतर भी जैसे ही घर में घुसता है तो कबूतरी उसे धक्के देकर बाहर निकाल देती है। अरे अरे पत्नी, ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो तुम मुझे घर से निकाल रही हो? मैं तो मोटी हूँ और अब सुंदर भी नहीं रही। जाओ, बस उसी सफेद कबूतरी के पास जाओ। ऐसे शोर सुनकर चिड़िया और तोता तोती भी वहाँ आ जाते हैं। वो सभी मैदान में इकट्ठे हो जाते हैं। पीछे से बुलबुल भी आ जाती है। तुम सब एक साथ, सच कहा था, तुम सब गद्दार हो, मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो। ऐसे कबूतर कबूतरी, तोता तोती और बुलबुल की सभी के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। वहीं बादल और बिजली उन सबको देखकर खुश हो रहे थे। खामोश, सब एक साथ क्यों पागल हो गए हो? बुलबुल बहन, आपको किसने कहा कि मैं आपके खिलाफ साजिश कर रही हूँ? मुझे तो बिजली कवि ने बताया है।
चिंकी, तुम्हें किसने कहा कि तोता लाल तोती के साथ है? मुझे भी बिजली ने बताया। हाँ कोमल बहन, बिजली ने मुझे भी बताया था कि कबूतर जी सफेद कबूतरी के पास चले गए हैं। कोमल चिड़िया सबकी बातें सुनकर हंसने लगती है। तोते और कबूतर भैया जाओ और बिजली बादल को यहाँ लेकर आओ। फिर तोता और कबूतर जाते हैं, वो बादल और बिजली को पकड़कर वहाँ लाते हैं। बादल, सच सच बताओ, तुम्हारी पत्नी ने आज क्या किया है? बादल कौवा तो डर के मारे कांपते हुए कहता है। चिड़िया बहन, वो असल में बिजली का रेडियो खराब हो गया था, तो इसने सोचा कि बोरियत दूर करने के लिए थोड़ा सा जंगल न्यूज चला दे, इसलिए उसने सभी पक्षियों से झूठ बोला है। सभी पक्षी एक साथ मुड़कर बिजली कौवे को देखते हैं, जो भागने की तैयारी कर रही थी। अच्छा बिजली, ये तो तुम्हारा काम था। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी के अलावा किसी और को नहीं देखा। और हाँ बिजली, मेरी पत्नी जैसी भी है, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। चिंकी, तोते, कबूतरी और बुलबुल मिलकर बिजली कौवे पर हमला कर देती हैं। कौवे आगे आगे और सब पक्षी पीछे पीछे। बचाओ बादल, मुझे बचाओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था बिजली, ऐसा काम मत करो। प्यारे दोस्तों, जब तक हम दूसरों की बातों पर यकीन करते रहेंगे, हमारे अपने घर ही जलते रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। माँ जी, ये लीजिए दाने, आज बहुत मुश्किल से मिले हैं। खेतों में शिकारी चीलें उड़ रही थी, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर लाई हूँ। आपको भूख लगी होगी। क्या बस यही लाई हो तो सूखे दाने? तुझे पता है ना, आज मेरा बेटा जिंदा होता तो मेरे लिए ताजा ताजा फल लाता। तू तो मनहूस है, जब से आई है मेरे घर में मनहूसियत छा गई है। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मुझे मारना चाहती है। माँ जी, ऐसा ना कहे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बारिश हो रही है, आपको तो पता है, ऐसे मौसम में पक्षी घर से भी नहीं निकल रहे, लेकिन मैं आपके लिए बाहर गई। कोशिश? अरे मैं सब जानती हूँ, तो खुद तो मजे मजे से मीठे फल खाती है और मेरे लिए ये सूखे दाने लेकर आती है। तू यही चाहती है ना कि मैं भूख से मर जाऊं और तू आजाद हो जाए। जा, अब चली जा, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। बेचारी कोमल चिड़िया रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। बादल जी, सुन रहे हो चिड़िया की रोने की आवाज? वो चिड़िया तो अपने सास के पाँव चाट रही है, लेकिन वो बुढ़िया इसे कोस रही है। फिर भी चिड़िया इसका साथ नहीं छोड़ रही। अगर ये दोनों इसी तरह यहाँ रही तो हमें वो घर कभी नहीं मिलेगा। बिजली, चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कोमल चिड़िया जितना भी सब्र कर ले, लेकिन मौत के डर से तो सब भागेंगे। मैंने सुना है कि पहाड़ पर रहने वाली चील कई दिनों से भूखी है, इसे कोई शिकार नहीं मिल रहा। तो क्या बादल जी, तुम उस चील को यहाँ लाओगे ताकि वो हमें भी खा जाए? अरे नहीं पागल, ये काम बस तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उसे सब बता दूंगा। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं अपना काम कर दूंगा। अगली सुबह हो जाती है। बादल कौवा सुबह सवेरे ही पहाड़ों की ओर चला जाता है। अरे कौवे, तुम यहाँ? चील चाची, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम कर कर आया हूँ। क्या मतलब कौवे? मैं तो पहले ही बहुत भूखी हूँ। बताओ, कहाँ है मेरी दावत? नीचे जंगल के सबसे बड़े पेड़ पर एक चिड़िया और उसकी बूढ़ी सास रहती है। आप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटाएं। बदले में मुझे 2 अनाज की बोरियां चाहिए। हाँ हाँ कौवे, मांस के लिए तो मैं तुम्हें 2 क्या 3 बोरियां दे दूंगी, लेकिन याद रखना, अगर शिकार अच्छा ना हुआ तो मैं तुम्हारे पर नोच लूंगी। जी जी चील चाची, कल सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा तो कोमल दाना लेने बाहर जाएगी, वही समय बहुत अच्छा होगा। फिर बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। कितने दिन हो गए कोई मांस नहीं मिला। बस अब कल का इंतजार है और फिर मैं मजे करूंगी।
अगली सुबह हो जाती है। सुबह सवेरे ही कोमल चिड़िया दाना लेने के लिए अपने घर से बाहर निकली ही थी कि उसे आसमान पर चील दिखाई देती है। शिकारी चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छुप जाते हैं और कोई भी सामने आने की हिम्मत नहीं करता। अरे ये तो शिकारी चील है, लेकिन यहाँ कैसे? चील तेजी से आगे बढ़ती है और चिड़िया के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत नरम और नाजुक शिकार है, आज मेरी भूख मिट जाएगी। बाहर आवाज सुनकर चिड़िया की सास भी आ जाती है। अरे वाह, दो शिकार, पहले इस बुढ़िया का शिकार करूंगी और फिर चिड़िया तेरा। रुक जाओ जालिम चील, आगे मत बढ़ना। कोमल, ये क्या, मुझे बचा ले बेटी, मुझे खा जाएगी ये चील। रुक जाओ चील, मेरी माची बहुत बूढ़ी है, इनका मांस बहुत सख्त है, आपका पेट नहीं भरेगा। अगर तुम शिकार करना ही चाहती हो तो मुझे पहले खा लो, लेकिन मेरी माची को छोड़ दो। ये सुनकर चिड़िया की सांस तंग रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं कोमल बेटी, तू जवान है, तेरी जिंदगी अभी बाकी है। चील, तू मुझे उठा ले, मैंने बहुत जी लिया, मेरी बच्ची को कुछ न कहना। चील उन दोनों की बातें सुनकर हैरान होती है। क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए मरने को तैयार हो? चिड़िया, मैंने सुना है ये वही सास है ना जो तुझे मनहूस कहती थी, क्या तू इसके लिए पहले मरना चाहती है? चील, मेरी माँ ने जो कहा वो इनका गुस्सा था, पर वो मेरी माँ है। माँ कैसी भी हो, लेकिन अपनी संतान को मरता हुआ नहीं देख सकती। बादल जी, अब तक तो चील ने उन्हें खा लिया होगा, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मुझे तो अब चिड़िया के नरम नरम घोंसले में जाकर सोना है। हाँ बिजली, अब तक चील ने अपना काम कर दिखाया होगा। बादल कप्पा इतना कहता ही है कि पीछे से चील आकर उसे दबोच लेती है। चील, मुझे छोड़ दो, ये घर नहीं, साथ वाला घर है चिड़िया का। तभी कोमल चिड़िया और उसकी सास भी वहाँ आ जाती है। बादल, तू इतना गिरा हुआ निकला, मैंने सोचा नहीं था। मैं हमेशा तुम कौवों को अपना हमदर्द समझती थी, लेकिन तुमने मेरा और मेरी बहू का सौदा कर लिया। काले कप्पे, चिड़िया की सास बिल्कुल ठीक कह रही है, तो जैसे नीच पक्षी मैंने पहले कभी नहीं देखे। अरे नहीं चील, मैं तो आपका फायदा ही सोच रहा था कि आपको ताजा ताजा मांस मिलेगा और मुझे। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, जो अपने पड़ोसियों का सगा नहीं वो मेरा क्या वफादार होगा। आज मेरा शिकार चिड़िया और उसकी सास नहीं बल्कि तुम होगे। चील के डर से बिजली कप्पी तो भाग जाती है, लेकिन चील काले कप्पे को दबोचकर अपने साथ ले जाती है। कोमल बेटी, मुझे माफ कर दे, तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे मनहूस कहा, तुझ पर जुल्म करती रही। जब मौत मेरे सामने आई तो तूने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुझे बचा लिया, तो सास कहने के भी लायक नहीं हो। माँ जी, ऐसा ना कहे, माँ तो माँ होती है, भले वो कितना ही गुस्सा करे। मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बबलू बेटा, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए दाना लाई है, बस ये एक दाना खा लो वरना मैं मर जाऊंगी। बबलू को बहुत तेज बुखार था। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों में छुपाई बैठी रो रही थी। तभी चीकू तोता बुलबुल डॉक्टर को लेकर आ जाता है। बुलबुल, कुछ करो, मेरा बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। कोमल बहन, शांत हो जाओ, मैं अभी देखती हूँ। बुलबुल डॉक्टर बबलू का चेकअप करती है। कोमल बहन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, बबलू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, कोई तो रास्ता होगा जिससे ये मासूम बच्चा ठीक हो जाए। इसकी माँ के पास इस बच्चे के सिवा है ही कौन? सिर्फ एक ही रास्ता है कोमल बहन। काली पहाड़ी की चोटी पर एक नीली बूटी है, वो सिर्फ चांदनी रात में ही चमकती है। अगर वो बूटी सुबह होने से पहले बबलू को पीसकर पिला दी जाए तो ये बच सकता है, वरना सुबह का सूरज ये नन्हा बच्चा नहीं देख पाएगा। क्या
काली पहाड़ी, लेकिन डॉक्टर साहिबा वहाँ तो खूनी चीलों का पहरा है। अगर कोमल बहन वहाँ गई तो वापस नहीं लौट पाएगी। तोते भैया, खूनी चील हो या मौत का साया, मैं अपने बच्चे को यूं मरने नहीं दूंगी। तो ठीक है चिड़िया बहन, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं तोते भैया, आप यही मेरे बच्चे का ख्याल रखें। अगर मैं वापस न आई तो समझ लेना कि कोमल की जिंदगी इतनी ही थी। कोमल चिड़िया एक बार अपने बच्चे को चूमती है और नम आँखों के साथ घर से निकल जाती है। मुझे किसी भी हालत में वो बूटी लानी होगी। मैं अपने बबलू को कुछ भी नहीं होने दूंगी। कोमल चिड़िया के पड़ोस में कौवों का घर था, जो चिड़िया के रोने की आवाजें सुनकर खुश हो रहे थे। सुना तुमने बादल, कोमल का बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है। अगर वो मर गया तो उदास चिड़िया ये जगह छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी और फिर इसका ये बड़ा घोंसला हमारा होगा। मुझे तो अभी से चिड़िया के नरम नरम घोंसलों की याद आ रही है। इतनी जल्दी खुश ना हो बिजली, कोमल इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। वो पागल चिड़िया नीली बूटी लेने काली पहाड़ी की तरफ निकल पड़ी है। अगर वो बूटी ले आई तो इसका बच्चा बच जाएगा और हमारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो फिर कुछ करो बादल, वो बूटी इसे मिलनी नहीं चाहिए। हम इसे रास्ते में ही रोकना होगा। रोकना नहीं बिजली, हमें इसे खत्म करना होगा। मेरे पास एक प्लान है। ऐसे कहते हुए बादल कप्पा अपना सारा प्लान बिजली कपी को बताता है। अरे वाह बादल, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अब जाओ जल्दी, इससे पहले कि वो चिड़िया पहाड़ पर पहुंच जाए। बस आज की रात चिड़िया की आखिरी रात होनी चाहिए। बादल कप्पा काई काई करता हुआ अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए कोमल चिड़िया को कबूतर का घर दिखाई देता है। क्यों ना मैं कबूतर भैया को साथ ले जाऊं, हो सकता है वो मेरी बूटी लाने में मदद करे। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया कबूतर के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। बबली कबूतरी दरवाजा खोलती है। चिड़िया बहन, रात के समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबूतरी बहन, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मेरा बबलू उठ नहीं रहा, उसे बहुत तेज बुखार है। मैं नीली बूटी लाने काली पहाड़ी की ओर जा रही हूँ, इसलिए मैं कबूतर भैया को लेने आई थी। उन्हें तो अच्छे से काली घाटी के रास्तों का पता है, वो मेरी मदद करेंगे रास्ता बताने में। देखो चिड़िया बहन, तुम्हें तो पता है काली घाटी में खूनी चीलें रहती हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बंटी जी को कुछ हो गया तो हम कैसे जी पाएंगे? इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकती। तुम तो जानती हो पति के बिना जीवन गुजारना कितना मुश्किल है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी दरवाजा बंद कर लेती है और घोंसले में जाकर सो जाती है। कोमल चिड़िया बहुत मायूस हो जाती है और वो फिर से उड़ती है। बहुत देर उड़ने के बाद वो काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है। यही नीली बूटी इसी पहाड़ी पर होनी चाहिए। कोमल चिड़िया बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसे अपने बेटे की याद सताई जा रही थी। यही कोमल चिड़िया पहाड़ी के नीचे उतरती है तो उसे सामने नीली बूटी नजर आती है। कोमल चिड़िया नीली बूटी देखकर बहुत खुश होती है। तभी एक बहुत बड़ा स्याह साया आसमान से नीचे उतरता है। ठहर जा छोटी चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर मेरे इलाके में कदम रखने की? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? कोमल चिड़िया चील को देखकर डर जाती है। तभी बादल कप्पा भी वहाँ आ जाता है। हो। चील चाची, देखा आपने, मैंने कहा था ना कि एक छोटी चिड़िया आपका शिकार बनने खुद आएगी। इसे अभी मार डालो, ये आपकी बूटी चुराने आई है। चील जी, मैं चोर नहीं हूँ। मेरा बच्चा नीचे मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इसकी सांसें उखड़ रही हैं। मैं तो बस एक मजबूर माँ हूँ जो अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ। मुझे तेरी कहानियों से कोई मतलब नहीं। यहाँ जो आता है वो मेरा शिकार बनता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी काली पहाड़ी पर आने की? आप मुझे मार दे, मुझे खा ले, मेरा मांस आपकी भूख मिटा देगा। लेकिन मेरी एक विनती है, ये बूटी मुझे तोते तक पहुंचा देने दे,
ताकि मेरा बबलू बच जाए। एक माँ की जान ले ले पर एक मासूम की जिंदगी तो बख्श दे। कोमल की ये बात सुनकर चील अचानक रुक जाती है। अरे चील चाची, इसकी बातों में मत आना, ये सब नाटक है। इसे मार दो, जल्दी करो वरना ये भाग जाएगी। आप इसे खा लें, इसके बाद इसका बच्चा भी मैं आपको ला कर दूंगा और फिर इस चिड़िया का घर हमेशा हमेशा हमारा हो जाएगा। चील, जो कोमल की ममता देखकर पहले ही सोच में पड़ गई थी, जब वो कव्वे की ये बातें सुनती है तो उसे और ज्यादा गुस्सा आता है। खामोश हो जा नीच कव्वे। मैंने आज तक बहुत पक्षियों का शिकार किया है, लेकिन तुझ जैसा गिरा हुआ पक्षी कभी नहीं देखा। ये नन्ही चिड़िया अपने बच्चे की जिंदगी के लिए अपनी जान का सौदा कर रही है और तू अपने ही पड़ोसी के मासूम बच्चे की मरने की प्रार्थनाएं कर रहा है। ये सुनकर बादल कव्वा हक्का बक्का रह जाता है। वो चील चाची, मैं तो बस आपका फायदा सोच रहा था, आपको ताज़ा मांस मिलेगा। कव्वे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझे अपनी गंदी साजिश का हिस्सा बनाना चाहा। आज मेरा शिकार ये मासूम मां नहीं बल्कि तुझ जैसा मक्कार कव्वा होगा। ऐसा कहते हुए चील बादल कव्वे को अपने पंजों में दबोच लेती है। बचाओ बिजली, मुझे बचाओ। चील चाची, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। चिड़िया, जाओ, तुम ये बूटी लेकर जाओ और अपने बच्चे की जान बचाओ। इस कव्वे को तो मैं देख लूंगी। कोमल चिड़िया वो जड़ी बूटी तोड़ती है और चील का धन्यवाद करती हुई वहाँ से भागती है। तोते भाई, मैं ले आई हूँ, ये जड़ी बूटी मैं ले आई हूँ। चिड़िया, अब जल्दी से इसे पीसो और बबलू को दो। कोमल चिड़िया उस जड़ी बूटी को पीसकर उसका रस बबलू को पिला देती है। थोड़ी देर बाद सुबह भी हो जाती है। जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, तो बबलू अपनी आंखें खोलता है। माँ, माँ, प्यास लगी है। कोमल चिड़िया अपने बेटे को पंखों से लगा लेती है और रोने लगती है। चिड़िया बहन, तुम्हारी ममता ने मौत को हरा दिया। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारा बबलू बिल्कुल ठीक है, अब इसे आराम की जरूरत है। दूसरी ओर बादल कव्वा घायल हालत में घर पहुंचता है। अरे बादल, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बहुत घायल हो। बिजली, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। चील ने कहा है कि आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएं, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी और मुझे भी। क्या? बादल जी, अब तो यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो कव्वे अपना सामान उठा